इस देश में 2013 में कब पता चला कि एक व्यक्ति जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस जाति के थे, नहीं पता था। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना हुआ तो बिना पूछे देश को बताते रहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। उनसे किसने उनकी जाति पूछी थी? जब राष्ट्रपति आपने बनाया तो राष्ट्रपति तो किसी जाति का नहीं होता ना भाई, वो तो सबका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति की जाति बताने वाले लोग कौन थे? और अभी जब कुछ और चुनाव बीता तो कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री बनाने के बाद, मैं तो दिल्ली में रहता हूं ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके पहली बार कौन बताया कि 12 अनुसूचित जाति जनजाति और 27 ओबीसी को हमने मंत्री बना दिया। वो कौन लोग हैं जो कल आपको हिंदू बनाने आते हैं, वो हमें हमारी जाति बताते हैं, हमको कहते हैं कि हम सारे लोग जातिवादी हैं। जब वो करें तो वो ब्रह्मांड की चिंतन हो गया, वो मानवतावादी हैं। और हम जातियों के बराबरी और समानता की बात करें तो हम जातिवादी हो गए। ये सवाल मेरा उन लोगों से है भाई। अच्छा एक बात बताइए, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, बहुत ज्यादा नहीं उधर बोलूंगा, केस मुकदमा बहुत हो जा रहा है, इशारे में ही बात करें। वैसे भी हम लोग पढ़ाने लिखाने वाले पेशे से जुड़े हैं। यही बाराबंकी एक ऐसा शहर है, मैं यहाँ आने के पहले पढ़ रहा था, इसे पूर्वांचल का गेट द्वार बोला जाता है। यहाँ से पूर्वांचल शुरू हो रहा है। तो पूर्वांचल की जमीन वैचारिक जमीन, और वहीं गाय भैंस चराने वाले लोग। ओबीसी समाज के लोगों को एक किस्सा अपना सुना रहा हूं। थोड़ा सा वक्त है, हम लोग प्रोफेसर लोग हैं, 1 घंटा की तो क्लास लेने का है अनुभव। अब यहाँ 10-15 मिनट बोलना है क्योंकि मुझे निकलना भी है। एक किस्सा सुनिए। हमें तो पता ही नहीं था कि जाति हमारी क्या है। गांव में गाय भैंस चराते थे, घर वालों ने थोड़ा हिम्मत करके भेज दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब विश्वविद्यालय टॉप किया तो जो प्रोफेसर हमें बहुत पसंद करते थे, उनका बयान था कि जो गाय भैंस चराना लगे वो लोग अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे घरों के बच्चे कहाँ जाएंगे। तब मुझे पता चला कि मैं तो ओबीसी जाति का हूं। ये मेरे सामने मेरा प्रोफेसर ही मेरी जाति पूछता है। हमने नहीं पूछी किसी की जाति, और हमें तो उसी समय पता चल गया। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को बहुत बाद में पता चला, जब उनका घर वर गंगा जल से धुलवाया गया, तब कहा कि अरे ये तो हम तो ये निकले। भाई एहसास तो सबको होगा। अभी उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का विवाद चल रहा है। भाई देखो, मेरी तो पीएचडी ही तुलसीदास पर है। हमने तो उसी में पीएचडी की हुई है और हमने एक चौपाई पढ़ी हुई है। अभी तो 2-4 चौपाई पर, अभी लेखक साहब बोल रहे थे वर्मा जी, अभी 2 चौपाई 4 चौपाई पर इतना विवाद हुआ। अरे अभी तो बाबा साहब अंबेडकर, भारत का संविधान और मंडल धीरे धीरे जमीन पे पहुंच रहा है। जिन हाथों ने सदियों तक कुदाल फावड़ा और मेहनत से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया, पुरखों ने जाने कितनी कुर्बानी दी। पहली पीढ़ी आई है जो हाथ में कलम और किताब पकड़ी है। अभी तो बहुत लंबा हिसाब बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। हिसाब होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हिसाब का मतलब क्या? भाई हम ये पढ़ के अगर ये सवाल पूछेंगे कि भाई जिस चीज को आप लोग देवता बना के पूज रहे हैं, अगर वहां कोई मूंछ रखने पर, कोई मटका छू देने पर, कोई घोड़ी चढ़ जाने पर और कोई अपने हक हुकूक की बात कर देने पर मारा जा रहा हो तो सवाल पूछेंगे ना। अगर किसी जाति के लिए लिखा है जेबर नादन तेल कुम्हारा सपच करात कोल कलवारा, सारी चीजें, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो पूछा जाएगा आप अपना सम्मान बढ़ाओ। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मैं तो पढ़ाता हूं, पीएचडी किया हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं भाई। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप अपनी पूजा करवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पूजा करवाओ। हमारे लिए क्यों कह दिया कि पूज्य शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा? कोई विद्वान हो तो भी उसकी पूजा न हो। उसी दौर में वैचारिक क्रांति थी, अंबेडकरवादी मंडलवादी संसद में आए हुए लोगों, उसी समय संत कबीर सदगुरु रविदास ने कहा कि पूज्य चरण चंडाल के
जो हो वे गुण प्रवीण। और वो वैचारिक लाइन है जिसमें हम कह रहे हैं प्रतिभा और काबिलियत का सम्मान। अब एक बात बताइए, इस देश में जातिवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि नहीं? उत्तर प्रदेश के लोगों को तो अच्छे से पता होगा। मंडलवादी और अंबेडकरवादी विचार का मतलब क्या है? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम लोग बचपन में बुलडोजर को क्या देखने जाते थे? जमीन समतल करने का काम करता है। आजकल बुलडोजर लोगों का घर गिरा दे रहा है और उसमें लोग मर जा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। इसी प्रदेश में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश किसके ऊपर हुई? आपको पता है? हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश किसके ऊपर की गई? जो विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे थे उनके ऊपर क्या? जो अपना रोजगार मांग रहे थे उनके ऊपर हुई क्या? ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो आरक्षण मांग रहे थे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई क्या? ये जो लोग मंडल सिफारिशों को लागू कराने की बात कर रहे थे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर की बारिश हुई क्या? फूलों की हेलीकॉप्टर की बारिश उनके ऊपर हुई जो कांवड़ धोने जा रहे थे। भाई हमें दिक्कत नहीं, तुम हेलीकॉप्टर की बारिश करो, जो मन करे वो बरसाओ, लेकिन एक बात बताओ, उस कांवड़ ढोने वालों में मैं अपने गांव की एक बात बताता हूं। आज से 15 साल पहले तकरीबन 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, कांवड़ ढोने कोई नहीं जाता था। आज मैं अपने गांव को देखता हूं, 15-20 लोग कांवड़ ढोने जाते हैं और कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं बच गया। एक किस्सा सुनिए, गांव में हम लोग गाय भैंस चराते थे तो किस्सा पुराने लोग जानते होंगे कि भैंस चुराने वाले रात के अंधेरे में भैंस की चोरी करने आते थे। ध्यान से समझिएगा, समझदार को इशारा काफी। बाकी नीरज पटेल जी हैं और चंद्रशेखर भाई हैं ही, वो अपनी बात कहेंगे तो फिर कोई कसर बाकी रह नहीं जाएगी। तो मैं तो 2-4 इशारा करके जा रहा हूं। अंधेरे में जब भैंस चुराने आते थे तो उसके गले में जो घंटी होती थी उसको लेकर एक चोर पूरब भागता था तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम दिशा में भागते थे। अब अगर घर वालों की नींद खुलेगी तो किधर भागेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है उधर जाएंगे ना। और पूरा गांव उधर भाग रहा है जिधर से घंटी की आवाज आ रही है। और चोर आखिरी में घंटी एक खेत में फेंक कर भाग गए। और वहां गांव वाले पहुंचे तो वहां क्या मिला उनको? घंटी। और रात के अंधेरे में चोर भैंस चुरा करके लेके। उत्तर प्रदेश के लोगों, कुछ लोग आए हैं, मैं और कुछ नहीं कह रहा, घंटी के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अंत में वही मिलेगा, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारा सम्मान, उस सब की कोई चोरी कर रहा है। हम आपको बस सजग करने आए, आपको अपना हक मांगना है भाई। और आखिरी और एकमात्र बात कहने आया हूं, हमारे मंडलवादी संसद और अंबेडकरवादी संसद का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का हथियार है, इस देश में मुकदमा उनके ऊपर नहीं होगा जो कहेंगे चाकू तेज करके घर में रखना होगा क्योंकि हमारा धर्म खतरे में है। पता है कि नहीं आप लोगों को? चाकू तेज करने की बात कोई करता है कि नहीं? और तो और इस प्रदेश में कुछ लोग फकीर बन गए तो कोई जुबान काटने पर इतना रुपया और जो है गर्दन काटने पर इतना रुपया। और हमने पढ़ा था, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत और मलय भुजंग ने बेदिया शीतलता न सजंत। ऐसे संत लोग जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर हो जाते हैं, जब ऐसे संतों को देखा आजकल के तो याद आ गए हमारे संत कबीर फकीर। और उन्होंने कहा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अचानक मेरी आंख खुल गई। ये मामला घपला का है भाई। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाय। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कुछ लोग आएंगे आपसे कहेंगे कि अरे तुम कहां ये बैठे हो। हालांकि यहाँ तो वैचारिक लोग हैं, वैचारिक लोग अपने गांव में जाकर देखिए, वो लोग कहते हैं आओ धर्म खतरे में है, आओ जो है मंदिर बनवाना। आप तो बाराबंकी में बोल रहे हैं, बगल में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, आपको जो मन करे वो बनाइए। लेकिन हम आपसे केवल ये पूछेंगे, बाबा साहब और वैचारिक क्रांति की लड़ाई ये है कि जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने लगेगी, उस दिन इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो आपका विरोध भी नहीं कर रहे भाई, हम तो आपसे कह रहे उत्तर प्रदेश में आप बता दो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपने कोई बनाया क्या? कोई हॉस्पिटल बनाया क्या?
कोई स्कूल कॉलेज बनाया क्या? और केवल एक इशारा करके जा रहा हूं मेरे गांव के लोगों, आपको पता नहीं आपका क्या क्या लुट चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति कह रही है कि पहले होता था कि 2-3 किलोमीटर पर स्कूल खोले जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, घर घर के बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें, अपना मुस्तकबिल बनाएं। नई शिक्षा नीति कह रही है जिस स्कूल में 3000 से कम विद्यार्थी होंगे उस स्कूल को दूसरे स्कूल से मर्ज कर देंगे और दोनों मिलाकर भी विद्यार्थी पूरे नहीं हुए तो इन स्कूलों को बंद कर देंगे। डिग्री कॉलेजों में 5000 से कम विद्यार्थी होंगे तो बंद कर देंगे और अगले 15 से 20 साल में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज इस देश में हैं उनको कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी से 15,000 डिग्री कॉलेज बता देंगे। बताओ इस देश के लोगों, आपको स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं चाहिए क्या? आपको चाहिए कि नहीं? स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय चाहिए कि नहीं? और आपने जिनको वोट दिया वो कह रहे हैं विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज अब बंद होंगे, हर जगह ठेके पर प्रोफेसर। मैं खुद एक ठेके पर प्रोफेसर हूं। ठेके पर कुछ लोग अमर होने के लिए पैदा होंगे कि सब इतिहास मिटा दो, दुनिया याद करे। तो एक ही प्रधानमंत्री हुआ, फकीर आदमी है जी, हमारा क्या है, हम तो झोला लेके चल जाएंगे। हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा भाई? हमारे आपके झोला लेके जाने की नौबत है क्या? और लोगों ने आपके बीच में सांप्रदायिकता की आग भर दी है। केवल लड़ते रहो मंदिर मस्जिद के नाम पर, केवल लड़ते रहो हिंदू मुसलमान के नाम पर, और आपकी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है। और वही उस प्रधानमंत्री का दोस्त जिसे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया ना फकीर ने, अब शेयर बाजार गिर रही है, पता चला अगला हवाई जहाज पकड़ करके वही झोला लेके चलना दे। वो झोला बहुत बड़ा हो चुका है, उसमें हमारे आपके बच्चों की शिक्षा बिक गई है, रोजगार खत्म हो गया है और सम्मान स्वाभिमान खत्म हो गया है। मैं केवल आगे के वक्त अपनी बात रखेंगे तो मैं बस केवल ये गुजारिश हूं कि विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने वाले हम लोग हैं, हम आपसे केवल गुजारिश करने आए। हम लोग या चंद्रशेखर भाई बैठे हुए, नीरज पटेल बैठे हुए, आर एस पटेल और हमारे लेखक साहब हैं, अगर शिक्षा न मिली होती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोग कहते हैं कि एहसान कर दिया कि उनको संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। अरे भाई 18 डिग्रियां 4 पीएचडी वाला उस समय भारत में कोई दूसरा आदमी था ही नहीं जिसको संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाते। ये कोई एहसान नहीं, अपनी काबिलियत और हुनर से पाया गया मुकाम है। और वो मुकाम पाकर बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। संत रविदास ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। कभी डरिएगा मत कि हमको कोई जातिवादी कहे तो हम डर जाएं। अरे सबसे बड़े जातिवादी वो लोग हैं जो 1% लोग विश्वविद्यालय में 99% प्रोफेसर बने बैठे, वो एक ही जाति के लोग हैं। आपको वो जातिवाद क्यों नहीं नजर आया? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और 92 डिग्री कॉलेज मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं और एक भी SC ST OBC उन विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में वाइस चांसलर और प्रिंसिपल नहीं बना है। कौन जातिवादी है भाई? आपने सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितने जज बनाए हैं केवल 2 SC और 1 OBC है, शेड्यूल ट्राइब का कोई जज ही नहीं है। कौन जातिवादी है? आज जगदेव बाबू को याद करते हुए मैं केवल ये गुजारिश, हमने नारे सुन लिए हैं। समाजवादी आंदोलन का नारा था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। OBC समाज के लोगों, हमें और आपको ज्यादा जागने का वक्त है। मैं कहीं भी देश भर में जा रहा हूं, मैं एक बात देखता हूं और चंद्रशेखर भाई बैठे इनके सामने ये कबूल करते हुए कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा अपमान और जलालत किसी को सहनी पड़ी तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग थे। लेकिन जब उन्हें अपना एक वैचारिक आइकॉन मिला तो उन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, उनको अब तुम मिटा नहीं सकते हो। ये ताकत है उस वैचारिक आंदोलन की। मानवर कांशीराम साहब ने आजाद भारत में वापस फिर से क्रांति की लहर जगाई और अब यह तीसरा दौर है। OBC समाज के लोगों से मेरी गुजारिश केवल इतनी है, हमें भड़काया जाएगा, तोड़ा जाएगा,
हमें आपस में कहा जाएगा कि तुम्हारी जाति वाले ने इसका हक मार लिया, इसकी जाति वाले ने इसका हक मार लिया, और हर जाति को आपस में लड़ाया जाएगा। कभी देखा है आपने कि उन तमाम शोषक जातियों में कोई आपस में नहीं लड़ता है, बहुत एक तालमेल बना होता है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और आपके वोटों की कीमत आपके जाति के नेताओं को आगे खड़ा करके कर दिया जा रहा है। इसलिए और दूसरी तरफ आपको सांप्रदायिकता में झोंका जा रहा है।